Hello students and a very warm welcome to your own YouTube channel गींगा एजुकेशन सेंटर। स्टूडेंट्स, ये गींगा एजुकेशन सेंटर जो है ये इट इज़ वन ऑफ द लीडिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट in Eastern UP regarding commerce and courses related to commerce। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है ना कि ये एक आपकी रिविजनरी क्लास है अकाउंटिंग फॉर मैनेजरियल डिसीजंस के लिए, और इसको आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। इसका जो नोट्स है वो एब्सोल्युटली फ्री है। आप ये गीगा एजुकेशन सेंटर जो हमारा इंस्टीट्यूट है इसका मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और फिर उसके बाद वहां से आप इस नोट्स को ले सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि ये मतलब उनके लिए हेल्पफुल हो सके। जस्ट कि एग्जाम से जस्ट पहले उन्हें अगर रिवीजन करना हो बजट्स के रिगार्डिंग, ये जो आज का हमारा क्लास है ये बजट्स के अकॉर्डिंग है। तो स्टूडेंट्स इसको आप देखिए, ये बड़ी यूजफुल क्लास है। इसमें हम बजट के बारे में जानेंगे, बजटिंग के बारे में जानेंगे, और उसके बाद स्टूडेंट्स हम जानेंगे कि फ्लेक्सिबल बजट क्या होता है, कैसे बनता है, जीरो बेस्ड बजट क्या होता है। ठीक है, तो इस तरह की क्लासेस क्या होती है ना, आप एक दिन पहले मतलब 2 दिन पहले अगर देखना चाहते हो और उस पर्टिकुलर एग्जाम से 1-2 दिन पहले अगर आप इस तरह की वीडियो देखना चाहेंगे तो आपका एक बहुत थॉरो रिवीजन हो जाएगा पॉइंट बाय पॉइंट। ये नोट्स बहुत ही समराइज फॉर्म में तैयार किया गया है और बिल्कुल टू द पॉइंट है ताकि आप उसे इजीली समझ सकें और उसको इजीली मेमोराइज कर सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो प्लीज इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और इसके नोट्स को आप ऐप से निकाल लीजिए और उसको पढ़ के भी आप मतलब अपने एग्जाम्स में बेटर परफॉर्म करिए। चलिए अब हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि बजट होता क्या है, व्हाट इज एक्चुअली बजट। तो स्टूडेंट्स, बजट क्या होता है, ये एक प्रेजेंटेशन होता है जो कि मॉनेटरी या किसी भी क्वांटिटेटिव फॉर्म मतलब कि कोई ऐसा फॉर्म which can be easily expressed in money or which can be easily मतलब expressed in terms of units। ठीक है, एक ऐसा मतलब प्रेजेंटेशन होता है एक क्वांटिटेटिव टर्म्स में जो बिजनेस प्लान और पॉलिसीज को मतलब डिजाइन करने में बड़ा यूजफुल होता है फ्यूचर के पीरियड्स के लिए। फ्यूचर पीरियड मतलब आने वाले फ्यूचर में आपका बिजनेस पॉलिसी या प्रोसीजर कैसा होना चाहिए वो बजट्स के ऊपर डिपेंड करता है। बजट्स क्या होता है, क्योंकि ये इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी होता है, इन टर्म्स ऑफ मनी होता है, इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स होता है, तो ये बड़ा इजीली कन्वे करता है मैसेज टॉप लेवल मैनेजमेंट को कि वो कैसी पॉलिसी को डिजाइन करें ताकि वो अपने फिक्स टारगेट्स को जो उनका इन टर्म्स ऑफ सेल्स इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट है उसको मीट आउट कर सके। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये बजट के फीचर्स के बारे में जानते हैं। जैसा कि आप जान गए कि ये क्या है, ये एक क्वांटिटेटिव रिप्रेजेंटेशन है अबाउट द बिजनेस प्लान which is going to be designed for achieving the future target। ठीक है, तो इसके फीचर्स क्या हैं। नंबर 1 फीचर क्या इसका होता है कि ये एक डेफिनिट फ्यूचर पीरियड के लिए होता है। मतलब ऐसा नहीं होता कि एक बार आपने एक पॉलिसी डिजाइन कर लिया तो दैट इज फॉर एवर। नो, इट इज फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम जो आप कुछ समय के लिए बनाते हैं। जैसे मार्केट क्या है, आपके पास अपना बजट है, आप अपने इंटरनल मैनेजमेंट है उसको आप इस तरह से डिजाइन करते हैं ताकि वो एक्सटर्नल फैक्टर्स को मीट आउट कर सके और जो आपका डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव कर सके। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या है, वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। इसीलिए बजट क्या होता है, वो एक डेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। दैट कैन बी फॉर 4 years, दैट कैन बी फॉर 6 months, दैट कैन बी फॉर 10 years, एनी टाइम पीरियड। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या होता है स्टूडेंट्स कि इसका दूसरा फीचर क्या होता है कि एक स्टेटमेंट होता है जो कि एक स्पेशल फॉर्म में होता है और जो क्वांटिटेटिव टर्म्स में अपने आप को रिप्रेजेंट करता है। मतलब ये एक स्टेटमेंट जो होता है वो क्वांटिटीज में बात करता है। ठीक है, फिगर्स में बात करता है। फिगर्स कैन बी इन टर्म्स ऑफ मनी एंड इट कैन बी इन टर्म्स ऑफ यूनिट, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है कि ये जो बनता है बजट जो बनता है ना, ये क्या करता है, ये एक स्पेसिफिक डेफिनिट ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए बनता है।
जैसे अगर हमें सेल्स को इंक्रीज करना है तो हम उसके अकॉर्डिंग एक बजट क्रिएट करते हैं, हमें कॉस्ट को कम करना है तो हम एक उसके अकॉर्डिंग बजट क्रिएट करते हैं, ठीक है। मतलब उसको पास्ट फिगर्स के हिसाब से उसको हम फोरकास्ट करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है कि ये मतलब ये जितनी भी प्लान्स और पॉलिसीज होती हैं फ्यूचर के लिए उसको मतलब कि एक्सप्रेस करता है इन टर्म्स ऑफ फिगर्स। मतलब वो बताता है कि हम भविष्य में जाके इतना यूनिट सेल करेंगे, हम फ्यूचर में जाके इतना प्रॉफिट अर्न करेंगे इन टर्म्स ऑफ रुपीज, एग्जैक्ट फिगर्स, राइट। या इन अ लिमिट कि हम ठीक है 4 से 6 लाख रुपए प्रॉफिट अर्न करेंगे, हम 2 से 5 लाख का 5 लाख से ज्यादा का हम यूनिट सेल करेंगे, ठीक है। फिर क्या होता है, फिर उसके बाद जब आप एक्चुअली उसको अचीव कर लेते हैं तो क्या करते हैं, फिर आप अपनी सक्सेस को मेजर करते हैं कि हमने मोर देन 5 लाख यूनिट सेल करने का टारगेट बनाया था अपने बजट में, तो एक्चुअल में हम एट द एंड ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड हम वो अचीव कर पाए कि नहीं कर पाए। अगर हम उससे शॉर्ट रह गए या उससे ज्यादा मतलब उस टारगेट को सरपास कर गए, है ना, तो ये सारी चीजें क्या करता है, ये मेजर करता है। अगर हम सरपास करके वी आर परफॉर्मिंग मीन्स मोर देन गुड, वी आर means we are performing our duties efficiently, our organization is running efficiently and effectively, ठीक है। अगर हम कम रह गए तो ये क्या हुआ कि we are not working as per our standards, we are not efficiently running the organization to meet the targets, right। तो ये आपका बजट का मतलब था। अब देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बजट एंड बजटिंग। अब उसके बारे में जानते हैं क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बजटिंग। बजटिंग क्या होता है, ये एक प्रोसेस होता है, इट इज अ मैनेजमेंट लेवल प्रोसेस, ठीक है। बजट इज अ स्टेटमेंट बट बजटिंग इज अ प्रोसेस। इज अ प्रोसेस का मतलब इस प्रोसेस में क्या होता है कि ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें बजट को प्रिपेयर किया जाता है, जिसमें बजट कंट्रोल को प्रिपेयर किया जाता है, कोऑर्डिनेशन किया जाता है, ठीक है, सारी एक्टिविटीज रिलेटेड विद बजट। तो बजट इज अ स्टेटमेंट बट बजटिंग इज अ मैनेजमेंट प्रोसेस विच इंक्लूड्स means preparation of budget controls and budget coordination and every other activities related with budget, है ना, तो उनका कोऑर्डिनेशन, ये सारी चीजें, ठीक है। तो बजटिंग क्या है, एक बड़ा प्रोसेस है जो सारे मतलब इट्स अ वाइडर कंसेप्ट। वो क्या करता है कि सारे बजट और सारे भी डिसीजंस रिलेटेड विद बजट्स को अपने अंदर वो क्या करता है, इनगल्फ कर लेता है, अपने अंदर मतलब वो इनकम्पास कर लेता है, ठीक है। अब बजटिंग जो प्रोसेस होता है वो उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, समझ गए आप लोग। बजटिंग का मतलब बजटिंग एक मैनेजमेंट प्रोसेस है जिसमें बजटरी कंट्रोल, फिर सारे बजट से रिलेटेड एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करना, है ना, और वो सारी चीजों को मतलब एक प्रोसेस में लाना जो बजट से रिलेटेड है, और जो पॉलिसी फॉर्मुलेशंस होती हैं एज पर बजट उनको एक ही वन अम्ब्रेला के अंडर में ले आना, वो एक बजटिंग का प्रोसेस होता है। अब उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, उसमें कई तरह से ऑब्जेक्टिव बांटे गए हैं, ठीक है। सबसे पहला क्या है कि जो बजटिंग की जो ऑब्जेक्टिव है वो पॉलिसी से रिलेटेड क्या है ना, कि आपकी पॉलिसी क्या है। अब इसमें देखिए क्या है कि आप जो भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्ट है, जो भी आपके फर्म का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट को क्या है कि आप अपनी पॉलिसीज को इस तरह से एक्सप्रेस करिए जो कि इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी हो, ठीक है। पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है बजटिंग का पॉलिसी से रिलेटेड, वो ये होता है कि आप अपनी पॉलिसीज को एक्सप्रेस करिए इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटीज। जैसे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो पार्लियामेंट में जाती हैं, वो बजट में क्या बताती हैं, वो बताती है ना कि हम इतने 100 करोड़ रुपए एजुकेशन में इन्वेस्ट करेंगे, इतने 100 करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करेंगे। तो अगर हम इतने 100 करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करेंगे तो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा जिसकी वजह से इतना एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाएगा। मतलब वो क्या करते हैं, वो आपको इन टर्म्स ऑफ नंबर्स बताते हैं कि हम इतने पैसे लगाएंगे तो उसका ये आउटकम होगा, ठीक है। वो क्या हुआ, वो एक बजट होता है, ठीक है।
तो इसी तरह यही पॉलिसी है, ये पॉलिसी से रिलेटेड सबसे पहला ऑब्जेक्टिव यही है कि आप जो बजट आप क्रिएट करते हैं वो सबसे पहले आपकी पॉलिसी को एक्सप्रेस करता है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, कि ठीक है हमारी पॉलिसी ये है, हमारा ये ऑब्जेक्टिव है कि वी आर गोइंग टू मेक अ सेल ऑफ ओवर 5 लाख यूनिट्स, सो दैट फॉर 5 लाख यूनिट इज अ क्वांटिटी, यू आर expressing your policy in terms of numbers of units to be sold, है ना। पॉइंट नंबर 2 क्या है कि ये आपके वर्क परफॉर्मेंस का अप्रेजल होता है, ये एक बेस होता है। आप क्या करते हैं, आप मेजर करते हैं बस इससे आपकी पॉलिसी की दैट वी नीड टू अर्न 10 लाख रुपीज ऑफ प्रॉफिट बाय सेलिंग 5 लाख यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट। तो क्या हुआ कि आपने ये बजट अपना डिजाइन किया था, अब आप उसको क्या करेंगे, जब एक्चुअल टारगेट अचीव हो जाएगा देन यू आर गोइंग टू मेजर योर एफिशिएंसी, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, अब आप क्या करते हैं, ये बजटिंग का थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या होता है इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी की, ये एडमिनिस्ट्रेटिव, मैनेजरियल और ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स को कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है। जैसे अगर 5 लाख यूनिट सोल्ड, मोर देन 5 लाख यूनिट सोल्ड करने की आपकी पॉलिसी है, तो उस पॉलिसी में एडमिनिस्ट्रेशन का क्या रोल होगा, मैनेजमेंट का क्या रोल होगा, ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल होगा, इन सारी चीजों को एक चेन में बांध दिया जाता है। तो सबको अपने अपने रोल्स पता होते हैं कि उनको उस पर्टिकुलर पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए सबको क्या क्या करना होगा। फिर पॉइंट नंबर 4 क्या है कि एक ऐसा सिस्टम डिजाइन कर देती है बजटिंग कि आप रेगुलर अप्रेजल या मेजरमेंट बोलिए, जो पॉलिसी का अप्रेजल है या जो आपके ऑब्जेक्टिव का अप्रेजल है बिजनेस के, उसको वो हमेशा क्या करता है, एनालाइज करता रहता है, ठीक है, कि आपका ये पॉलिसी था, आपने ये पॉलिसी अप्लाई किया था तो इससे ये फायदा होने वाला था, तो ठीक है टारगेट तो अचीव हो गया, मगर ये फायदा हुआ कि नहीं हुआ, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, आपका ऑब्जेक्टिव ये था, आपने वही बजट के हिसाब से वही मतलब ऑप्शन चूज किया, ठीक है, उसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने का। फिर उसके बाद जब वो ऑब्जेक्टिव नहीं अचीव हो पाया मगर सब कुछ एज पर बजट गया, तो क्या हुआ, ये मेजर करता है कि ठीक है आपने सही डिसीजन लिया कि नहीं। आपका जो ये कैलकुलेशन था कि अगर हम 5 लाख यूनिट सोल्ड कर देंगे तो हम 10 लाख के प्रॉफिट में आ जाएंगे, आपने 5 लाख यूनिट सोल्ड किया मगर आपका प्रॉफिट सिर्फ 7 लाख रुपीज है, तो जो 3 लाख का वेरिएंस है, जो डिफरेंशियल है 3 लाख का, वो है, तो वो क्यों है, वो कैसे पता चलेगा। फिर आप बजट को और उसको एक्चुअल फिगर को एनालाइज करेंगे कि हमारे से मिस्टेक कहां पे हो गई, हमने क्या गलत एस्टिमेट कर लिया, राइट। फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, ये पॉलिसी से रिलेटेड थे। दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑब्जेक्टिव्स क्या है बजटिंग के, कि जितने भी डिपार्टमेंट्स या सब डिपार्टमेंट फर्म्स हैं उन सब की रेस्पॉन्सिबिलिटी को मतलब कि उन सब की रेस्पॉन्सिबिलिटीज को क्या करना, डिटरमाइन करना, ठीक है। डिटरमाइन करने का मतलब क्या हो गया कि आप एक्चुअली में उनके जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट हैं, जब आप बजट बनाते हैं, जब आप ये बताते हैं कि इस बजट से हम ये अचीव करने जा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली सबकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज वहीं पे डिसाइड हो जाती है, डिपार्टमेंट सब डिपार्टमेंट, कि आपको क्या करना है। जैसे लेबर है, मैन्युफैक्चरिंग लेबर्स हैं, तो आपका क्या काम है कि आपको इतने लाख यूनिट प्रोड्यूस करने हैं। सेल्स डिपार्टमेंट है तो आपका ये काम है कि आपको इतने यूनिट सोल्ड करने हैं। तो क्या हो रहा है कि सब डिपार्टमेंट्स को अपने अपने काम पता है, आप सबको अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है, ठीक है। तो कैसे पता है, बजटिंग की वजह से पता है कि आपने जो बजट डिजाइन किया है उस हिसाब से आपने उन सबको रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। फिर दूसरा क्या है कि एक अवेलेबल फंड और एक्सपेंडिचर, एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर के बीच में बैलेंस करना। जैसे ठीक है, हमें क्या है, हमने सोचा कि हमारे पास इतने फंड्स हैं, इतने फंड्स में हम इतनी यूनिट प्रोड्यूस करके सेल करने, मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं सेल होने के लिए, ठीक है। मगर जब हम उसको प्रोड्यूस करेंगे तो हमारा जो मतलब अवेलेबल फंड्स है वो कम है कि ज्यादा है, वो कैसे हुआ, हमें बजट से पता चला। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपना बजट बताती है
तो वो अपना बजट किस बेस पे बताती है, जो उसके रेवेन्यूज होते हैं उस बेस पे बताती है। तो जो रेवेन्यूज होते हैं वो रेवेन्यूज कैसे होते हैं, आप एक एस्टिमेशन लगाते हैं, ठीक है हमारा जीडीपी अभी ये है तो हमारा टैक्स रेवेन्यू ये है, नेट रेवेन्यू ये है, अदर रेवेन्यूज ऐसे ऐसे हैं, ठीक है। फिर इसी बेस पे हमारा अगर जीडीपी इतना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, मतलब आप एक एस्टिमेशन लगाते हैं। अभी तो कुछ फंड्स आपके अवेलेबल हैं, मगर फिर क्या है कि आप जैसे आप कंपनी के पास जो पैसे पड़े हैं वर्किंग कैपिटल के फॉर्म में, वो पैसे प्लस 5 लाख यूनिट्स बनाने के डिस्ट्रीब्यूशन, जो 5 लाख यूनिट्स बनाने का जो प्रोडक्शन का प्रोसेस है, उन दोनों के बीच में एक बैलेंस आप क्रिएट करते हैं, ठीक है, कि वो उस हमारे पास जो वर्किंग कैपिटल है उसमें वो बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। जैसे हम अभी ये जाड़ों का सीजन चल रहा है, तो जैसे कि जो जाड़े से पहले क्या होता है, कि जो एक रिटेलर है, जो आपका गारमेंट्स का रिटेलर होता है, वो क्या करता है, उसको पता है कि जाड़ा आने वाला है, तो वो ज्यादा पैसे कहाँ खर्च करता है, वो स्वेटर्स में खर्च करता है, वो मतलब इनर में खर्च करता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि उसकी डिमांड आने वाले टाइम में ज्यादा होने वाली है, तो वो अपने फंड्स के हिसाब से नहीं, थोड़ा सा ज्यादा इन्वेस्ट करता है, थोड़ा सा फंड बोरो भी कर लेता है, क्योंकि उसको पता है कि जाड़े में वो बिक जाएगा तो वो अपना जो लोन है उसको रीपे कर देगा, ठीक है। ऐसे ही होता है, ये बैलेंस बनता है अवेलेबल फंड्स और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर्स में। पॉइंट नंबर 3 ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि इंटरनल कंट्रोल को ये डेवलप करता है, ठीक है, ताकि एफिशिएंटली और इकोनॉमिकली हम काम कर सके। एफिशिएंटली और इकोनॉमिकली काम करने के लिए क्या हुआ कि हमने फिगर्स पहले से एस्टिमेट लगा रखी है कि इस फिगर में इतना यूनिट प्रोड्यूस होगा। जब भी हमारा कॉस्ट उस एस्टिमेशन से ऊपर जाएगा तो फट से क्या होगा, हमें पता चल जाएगा कि हम कहीं मिस्टेक कर रहे हैं, फिर हम उसको क्या करेंगे, करेक्ट करेंगे, ताकि हम उस कॉस्ट को कवर कर सकें, मतलब कि उस कॉस्ट जो हमने बार सेट किया है उससे ऊपर ना जाए, नहीं तो हम लॉस में चले जाएंगे, ठीक है। तो जब हम बजट बनाते हैं तो हमें एक्चुअल पता होता है कि किस लेवल पे कितनी कॉस्ट इनकर होनी है। जब भी उससे ज्यादा कॉस्ट लगेगी तो क्या होगा, हम फट से बता देंगे कि हमें प्रॉब्लम हो गई है, ये नहीं होना चाहिए, कहीं मिस्टेक हुई है, फिर हम उसको इवेल्युएट करेंगे और फिर उसको रेक्टिफाई करेंगे, ठीक है। तो ये कैसे होता है, ये बजट से होता है। उसके बाद क्या होता है, एक डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी होता है। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब क्या होता है कि पावर एक ही के पास नहीं रहता है। बजट बन गया, सारे डिपार्टमेंट सब डिपार्टमेंट्स को उनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता है, अब वो क्या करेंगे, वो अपने उन रोल्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कवर करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि अब डिसेंट्रलाइजेशन हो गया। अब ऐसा नहीं कि एक ही आदमी बैठ के बोल रहा है कि आज आपका ये काम है, आज आपका ये काम है। अब सबके पास अपनी अपनी अथॉरिटी है और अपनी अपनी अकाउंटेबिलिटी है, अपना अपना रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ठीक है। अब अदर ऑब्जेक्टिव्स बजटिंग के क्या होते हैं कि बिजनेस प्लान को क्लैरिफाई करना। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे बेसिक पॉइंट कि आप बिजनेस का प्लानिंग क्या है उसको क्लैरिफाई कर देखें। जैसे ठीक है यार, हमें ज्यादा प्रॉफिट कमाना है, कितना प्रॉफिट कमाना है, 10 करोड़। नहीं, 10 करोड़ आप इस बिजनेस में नहीं प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, आप 50 लाख अर्न कर सकते हैं। ये कैसे पता चला, बजटिंग हुई, एस्टिमेशन लगा, तब ना पता चला। समझ गए हैं? मतलब ऐसे क्या होता है कि सबको मोर एंड मोर प्रॉफिट, हर बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट, मगर आप मोर एंड मोर प्रॉफिट कैसे अर्न कर सकते हैं, आप एक लेवल तक प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, जो मार्केट में प्रॉफिट का परसेंटेज है आप उस हिसाब से अर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका बिजनेस प्लानिंग यहीं पे क्लैरिफाई हो जाता है। फिर उसके बाद क्या है कि आप सेल को फोरकास्ट करते हैं, कॉस्ट को फोरकास्ट करने के, कैश फ्लो फोरकास्ट करने के। जब आप बजट बनाते हैं तो आप, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटीज में बना रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी यूनिट्स में बना रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ रुपीज में बना रहे हैं, तो आप इजीली सेल्स को अपना कर लेंगे कि कितना सेल्स होगा इसको फोरकास्ट करेंगे, कितना कॉस्ट होगा इसको फोरकास्ट करेंगे, और कितना कैश फ्लो होगा इसको फोरकास्ट करेंगे, ठीक है। तीसरा अगर ऑब्जेक्टिव क्या है कि मेजरमेंट ऑफ एफिशिएंसी और कैपेसिटी ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स को आप अरेंज करते हैं कि ठीक है, अब हम पहले मेजर करेंगे कि ठीक है कितना एफिशिएंटली डिपार्टमेंट है, कितना एफिशिएंट डिपार्टमेंट है, फिर उसके बाद हम कैपेसिटी के हिसाब से उसको वो कर लेंगे।
कि वेरियस डिपार्टमेंट कैसा काम कर रहे हैं, ठीक है। फिर पॉइंट नंबर 4 क्या है, इफेक्टिव कंट्रोल हम कर सकेंगे किसमें, स्टॉक में, कॉस्ट में, कैश में। कैसे कि हमने जब वही सेम बात है कि जब हमने बजट बनाया है तो हमें पता है किस लेवल पे कितना कॉस्ट होना चाहिए, कितना स्टॉक होना चाहिए, कितना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होना चाहिए, ठीक है। अब इंपॉर्टेंस, मेरिट्स, एडवांटेजेस ऑफ बजटिंग क्या होता है। एक सेकेंड, सबसे पहले बजटिंग एंड प्लानिंग में होता है, क्या होता है कि आप जो भी प्लान लेते हैं, जो भी प्लान बनाते हैं, वो क्या होता है कि एक मतलब आपका जो प्लान होता है एक बहुत ही अच्छे डिसीजन और बेस पे होता है। इसलिए होता है क्योंकि आपके पास बजट्स होता है, आपके पास फिगर्स होती हैं। क्या होता है फिर दूसरा एडवांटेज क्या होता है प्लानिंग के हिसाब से, कि आपका जो पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन होता है उसका एक मैकेनिज्म होता है, ठीक है। हमने बजट बनाया है, हमें पता है किस लेवल पे कैसे स्टार्ट करना है और फिर उसके बाद दूसरे लेवल पे कैसे जाना है, फिर तीसरे लेवल पे कैसे जाना है। तो हमारा जो एक मैकेनिज्म होता है वो ड्रॉ हो जाता है बजट के टाइम पर ही, तो हमें बड़ा आसान होता है अपने पॉलिसीज को टाइम टू टाइम इंप्लीमेंट करने में, ठीक है। फिर जब हम बजट डिजाइन करते हैं तो हम एक ऑप्शन पे बजट नहीं डिजाइन करते, हम कम से कम 3 या 4 ऑप्शन पे काम करते हैं। उसमें से जो बेस्ट ऑप्शन होता है उसको हम चूज करते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ, बजटिंग की प्रोसेस है। जब आप बजटिंग करते हैं तो 4-5 ऑप्शंस पे करते हैं, प्लान्स पे करते हैं, उसमें से बेस्ट ऑप्शन चूज करते हैं। चौथा क्या है कि आप जब बजट बनाते हैं, बजटिंग का काम प्रोसेस करते हैं, तो क्या होता है कि आप कम्युनिकेट कर देते हैं उसी लेवल पे। जब आप लोगों को बताते हैं कि हमारा ये एस्टिमेशन है, ये हमारी सेल होनी चाहिए, ये हमारा कॉस्ट होना चाहिए, तो इतना हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। तो क्या हुआ, आपने इजीली कम्युनिकेट कर दिया, लोगों को आपके ऑर्गेनाइजेशन में पता हो गया कि आप क्या करना चाह रहे हैं, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आप कितने फिगर्स को अचीव करना चाह रहे हैं, आप कितना एफिशिएंटली काम करना चाह रहे हैं। फिर ऑब्जेक्टिविटी होता है कि ऑब्जेक्टिविटी जो ऑब्जेक्ट आपका है कि ठीक है हम सेम ऐसे इतना कर देंगे तो ये प्रॉफिट हो जाएगा, तो वो भी आपका इसी लेवल पे क्लियर हो जाता है। अब कोऑर्डिनेशन क्या होता है, मैनेजमेंट कोऑर्डिनेशन का मतलब आप सभी लोग जानते हैं। तो इसमें क्या है कि कोऑर्डिनेशन और बजटिंग में क्या होता है कि सबसे पहले जो बजट का प्रिपरेशन होता है वो कोऑर्डिनेशन पे होता है कि आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से डेटा कलेक्ट करेंगे, आप सेल्स डिपार्टमेंट से करेंगे, आप एडमिनिस्ट्रेशन से करेंगे, आप मार्केटिंग से करेंगे, फिर उस बेस पे आप अपने बजट को क्रिएट करेंगे, ठीक है। सबसे बड़ा तो ये बजट आपका प्रिपरेशन, जो बजट का प्रिपरेशन होता है सबसे जरूरी उसमें कोऑर्डिनेशन ही होता है। दूसरा बड़ा कोऑर्डिनेशन क्या होता है कि जो काम होता है, जब आप पॉलिसी को इंप्लीमेंट करके अपने प्रोसेस को शुरू करते हैं तो उसमें कोऑर्डिनेशन होता है। फिर कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन होता है। अभी मैंने आपको बताया कि सबको कम्युनिकेट कर दिया गया तो सब लोग कोऑर्डिनेटेड हो गए कि ठीक है हमारा क्या काम है, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। अब कंट्रोल में क्या है, कंट्रोल सबसे पहले क्या होता है बजटिंग में, कंट्रोल की आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे आप कंट्रोल करते हैं, आप एफिशिएंसी के हिसाब से जज करते हैं, आप एक एस्टिमेट लगाते हैं कि ये कॉस्ट होना चाहिए। जब भी उस कॉस्ट को आपका सरपास करते हैं वैसे ही आपको ये पता चल जाता है कि हम कहीं मिस्टेक कर रहे हैं, तो फिर आप उसको रेक्टिफाई करके दोबारा कर लेते हैं। लिक्विडिटी पे कंट्रोल होता है, आपको पता है कि कैश फ्लो आउटफ्लो कहाँ से होगा, कितना होगा। जब भी एक्सेस में होना शुरू होता है तो आप एनालिसिस करते हैं तो आपको पता चल जाता है किस लेवल पे ज्यादा हमारा कैश आउटफ्लो हो रहा है, फिर आप उसको क्या करते हैं वहां से कम करते हैं। फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर्स पे भी आप कंट्रोल कर लेते हैं। जब आप बजटिंग करते हैं, प्रोडक्शन के प्रोसेस बना रहे हैं, तो आपको पता है आपके पास क्या मशीनरीज हैं, क्या नहीं है, किस लेवल पे होना चाहिए, उन पे काम है ना। फिर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन, ठीक है हम अगर 60% पे करेंगे या 70% पे करेंगे या 100% कैपेसिटी पे काम करेंगे तो कौन सा ज्यादा एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा, तो उस हिसाब से आप उसको डिसाइड करते हैं। फिर आप परफॉर्मेंस को मेजर कर लेते हैं, है ना, कि आपने ठीक है हमने एक एस्टिमेशन लगाया था लेकिन ऐसा काम हो नहीं पाया तो हमारी चूक कहाँ से हो गई, है ना। फिर कॉस्ट कॉन्शियसनेस को भी आप मतलब वो करते हैं कि ठीक है कहाँ पे हम कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। अब उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है टाइप्स ऑफ बजट, ठीक है। ये बहुत बार एग्जाम से पूछा जा चुका है कि बजट्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहला टाइप होता है लॉन्ग टर्म बजट। लॉन्ग टर्म बजट का मतलब क्या होता है कि ये एक लंबी प्लानिंग के लिए होता है, ठीक है। लंबी प्लानिंग जैसे यहाँ पे देखिए हमने टाइम पीरियड भी मेंशन किया है नोट्स में
कि 5 to 10 ईयर्स, 5 to 10 ईयर्स यानी 5 साल से 10 साल के बीच का जो बजट होता है उसको बोला जाता है लॉन्ग टर्म बजट। शॉर्ट टर्म बजट क्या होता है, जो सिर्फ 1 से 5 साल के बीच का हो, ठीक है, दैट इज इन बिटवीन 1 year to 5 years इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म बजट एंड 5 years to 10 years इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म बजट। फिर करंट बजट क्या होता है कि ये एक शॉर्ट टर्म का होता है, ठीक है, शॉर्ट टर्म का ही टाइप होता है, लेकिन ये क्या होता है, ये 1 मंथ से लेकर 12 मंथ के बीच में होता है। मतलब अभी आपने पढ़ा ना 1 से 5, 1 से 5 मतलब शॉर्ट टर्म हो गया। अब लेस देन 1 है तो क्या हुआ, 1 महीने का बना बजट, 4 महीने का बना, 1 क्वार्टर का बना, हाफ ईयरली बना, फोर्टनाइटली बना, तो क्या हुआ, वो आपका करंट बजट हो जाता है, ठीक है। अब ये टाइम पीरियड पे था, अब ये फ्लेक्सिबिलिटी पे फिक्स बजट और फ्लेक्सिबल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिक्स बजट का एक और नाम होता है स्टैटिक बजट, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये हमेशा एक लेवल ऑफ एक्टिविटी पे होता है। एक लेवल एक्टिविटी मतलब 70% कैपेसिटी, 100% कैपेसिटी, 50% कैपेसिटी, सिर्फ एक होता है, ठीक है, एक लेवल ऑफ एक्टिविटी, ठीक है। मतलब ये क्या हुआ, सिंगल लेवल ऑफ एक्टिविटी एंड सिंगल सेट ऑफ बिजनेस कंडीशंस, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा क्या होता है, फ्लेक्सिबल बजट होता है, ठीक है। ये क्या करता है, ये कॉस्ट, रेवेन्यू और प्रॉफिट के बारे में बताता है एट वेरियस लेवल ऑफ एक्टिविटीज, ठीक है। यानी मतलब क्या हुआ, वेरियस वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे वॉल्यूम का मतलब हुआ 40% कैपेसिटी, ठीक है, 50% कैपेसिटी, 60%, जैसा भी, 90% कैपेसिटी, 100% कैपेसिटी, ठीक है, समझ गए हैं, वेरियस वॉल्यूम। फिर उसके बाद फंक्शंस में क्या होता है, एक मास्टर बजट होता है, ठीक है। ये मास्टर बजट नाम ही से आपको पता चल गया। मास्टर बजट का मतलब क्या होता है कि ये सारे फंक्शनल बजट्स की समरी होती है, ठीक है, ठीक है। ये मास्टर बजट, फंक्शनल बजट क्या होता है, ये डिपार्टमेंटल बजट होता है, मतलब डिफरेंट या सब्सिडरी बजट भी एक इसका नाम होता है। ये अक्सर पूछा जाता है, राइट शॉर्ट नोट ऑन सब्सिडरी बजट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये सारे बजट्स जो मतलब कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स या फंक्शंस में होते हैं किसी बिजनेस में, उसको क्या कहा जाता है, उसको फंक्शन में, मतलब नाम ही से आप पकड़ कर सकते हैं, ठीक है। अब ये फंक्शनल या डिपार्टमेंटल का एक छोटा सा मैंने चार्ट बनाया है ताकि आपको आइडिया हो जाए, ठीक है। ऑपरेशनल और फाइनेंशियल। अब ऑपरेशनल मतलब वो चीजें जो बिजनेस को डायरेक्टली इंपैक्ट करती हैं, क्या है वो, सेल्स है, प्रोडक्शन है, कॉस्ट है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, अगर कॉस्ट है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, अदर एक्सपेंडिचर है, ठीक है। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है तो डायरेक्ट मटेरियल बजट, डायरेक्ट लेबर बजट, मैन्युफैक्चरिंग बजट, प्लांट यूटिलाइजेशन बजट, है ना। और फाइनेंशियल बजट है कि या तो वो कैश होगा या कैपिटल होगा, ठीक है, सिंपल सा। अब फ्लेक्सिबल बजट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन जरूर आता है आपके एमजी केवीपी में, ठीक है, बीकॉम ऑनर्स में। तो इसमें क्या है ना कि इसमें पूछा गया है, एमकॉम में भी इसका एक पेपर होता है मैनेजरियल अकाउंट्स का, उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट ये होता है। तो अब देखिए फ्लेक्सिबल बजट होता क्या है, ठीक है। ये क्या अभी मैंने आपको बताया था, ये क्या करता है, ये सारे कॉस्ट, रेवेन्यू और प्रॉफिट को वेरियस लेवल ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज पे शो कर देता है, मतलब वेरियस प्रोडक्शन। एक एग्जांपल दिया है, क्या दिया है, 60%, 75%, 90%, 100% ऑफ नॉर्मल कैपेसिटी, ठीक है। ये देखिए लिखा भी इसमें, डिफरेंट बजट कॉस्ट फॉर डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटीज। अब देखिए इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये मार्जिनल एनालिसिस के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि आप क्या करेंगे, आप कितना सेलिंग प्राइस रखना चाहिए। अगर आपने इससे पहले कि हम क्लासेस देखी होंगी मार्जिनल कॉस्टिंग की, तो उसमें यही था कि अगर मतलब प्राइस हमको राइज करना है तो हम कितना राइज करें कि हमें ज्यादा प्रॉफिट हो। ऐसा नहीं है कि आप हर बार ज्यादा प्राइस राइज करके ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऐसा कभी कभी कम प्राइस राइज करके भी आप ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो उसमें कैसे हुआ, आपने मार्जिनल एनालिसिस कैसे किया, वही कैपेसिटी पे किया कि अगर 60% पे काम होगा तो क्या होगा,
जैसे 60% कैपेसिटी पे काम होगा तो 60% यूनिट प्रोड्यूस होंगे, लेकिन 60% कॉस्ट आप इनकर भी करेंगे। अगर 90% पे होगा तो आपके कॉस्ट भी बढ़ जाएंगे, अगर रेवेन्यू बढ़ेगा तो कॉस्ट भी इंक्रीज होगी, वेरिएबल कॉस्ट तो बढ़नी है। ठीक है, फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस, बिल्कुल सही बात है, वही सेम बात जो आपने एस्टिमेट किया उसको एक्चुअल से कंपेयर किया। इफेक्टिव कॉस्ट कंट्रोल, ठीक है, हमें हर लेवल पे पता है क्या कॉस्ट लग रही है तो हम उसको वैसे ही कंट्रोल कर लेंगे। फिर प्रैक्टिकल अप्रोच भी होगी, ये भी सही बात है। इस पे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन था, अभी इसका पहले प्रिपरेशन देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले प्रिपरेशन देखते हैं फ्लेक्सिबल बजट का क्या होता है। सबसे पहले क्या होगा कि सारे एक्टिविटीज जो होंगी प्रोडक्शन की उसको हम फाइनलाइज करेंगे कि कौन कौन सी फ्लेक्सिबल बजट में जानी है, स्टेप 1। ठीक है, स्टेप 2 क्या होता है कि ईच एलिमेंट को, जो कॉस्ट का हर एलिमेंट होता है वो हम डिवाइड करेंगे किसमें, फिक्स, वेरिएबल और सेमी वेरिएबल ग्रुप में। फिक्स मतलब क्या है कि इसका आउटपुट से कोई लेना देना नहीं है, आप 0 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं या 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये कॉस्ट आपकी फिक्स है। वेरिएबल कॉस्ट आपकी क्या है कि ये नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ चेंज होती है। अगर आप 10 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो कम होगी, 1000 करेंगे तो ज्यादा हो जाएगी। जितनी नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस होंगी उतनी ज्यादा कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी। सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है कि ये एक लेवल तक फिक्स होगी, उसके बाद ये वेरिएबल हो जाएगी। जैसे कि पहले टेलीफोन झमकेगा, ये होता है कि ठीक है 2000 मिनट तक फ्री है, उसके बाद आपका पर मिनट चार्ज लगेगा। ठीक है, ये हो गया। पहला क्या हुआ कि पहले आप डिपार्टमेंट फाइनलाइज करते हैं कौन कौन सी एक्टिविटी को हमको कंट्रोल करना है, फिर उसके बाद कॉस्ट को हम फिक्स, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल में डिवाइड कर लेंगे। फिर क्या होगा कि हमें वेरियस लेवल ऑफ एक्टिविटीज को सेलेक्ट करना है जहां के लिए हमें बजट बनाना है। फिर बजट बनता है कॉस्ट, वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट के हिसाब से। ठीक है, अब वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, वही जो मैंने आपको बताया, विच आर डायरेक्टली एंड प्रोपोर्शनेटली क्या होते हैं, चेंज होते हैं विद आउटपुट। ठीक है, उसके बाद सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होते हैं, विच आर पार्टली फिक्स एंड पार्टली वेरिएबल। फिक्स कॉस्ट क्या होते हैं, विच ऑलवेज रिमेन फिक्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ आउटपुट। चलिए अब एक ये क्वेश्चन करते हैं, तो इससे आपको फ्लेक्सिबल बजट का कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में दिया है कि 60% एक्टिविटी का डेटा दिया हुआ है और आपको 80% और 100% कैपेसिटी का बजट क्रिएट करना है, बनाना है। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि प्रोडक्शन एट 60% कैपेसिटी है 600, उसके बाद 100 पर यूनिट है ना, फिर उसके बाद लेबर 40 पर यूनिट है, एक्सपेंसेस 10 पर यूनिट है, फैक्ट्री एक्सपेंसेस 40,000 है जिसमें 40% फिक्स्ड है, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 30,000 है जिसमें 60% फिक्स्ड है। तो आइए इसको करते हैं और इसको देखते हैं। ठीक है, इसका बजट कैसे बनेगा ये देखिए, किसका फॉर्मेट होता है, इसको लिखते हैं हम फ्लेक्सिबल बजट। ये बजट हम बना रहे हैं। ठीक है, अब ये क्या है हमारा लेवल ऑफ, एक थोड़ा सा पतला हो गया, एक सेकेंड, ये बजट फ्लेक्सिबल बजट का है, ये आपका लेवल ऑफ एक्टिविटी, यही गया ना क्वेश्चन में आपका। अब देखिए इसमें क्या है हुआ, अब हम इसमें बनाते हैं, ये आपका पार्टिकुलर है, ठीक। अब इसको हम क्रिएट करेंगे, एक ये है, ये आपका 60% कैपेसिटी पे है, फिर आपको 2 पे बनाना है, एक आपका 80% हो गया और एक आपका 100% हो गया, नहीं कितना है 80 और 100%, ठीक। ये आपकी एक्टिविटी हो गई। अब देखिए सबसे पहले क्या है कि आपको पता है कि 60% के कैपेसिटी पे 600 यूनिट्स हैं, 80% कैपेसिटी पे
कितनी हो जाएंगी? सिंपल है, 800, बेसिक मैथ है ये, और 100% पे 1000 यूनिट्स हो जाएंगे। ठीक, अब इसमें हम डिफरेंट लेवल कर लेते हैं। सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट को लिख लेते हैं। ठीक है, वेरिएबल एक्सपेंसेस। वेरिएबल एक्सपेंसेस क्या क्या है देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? मटेरियल। ठीक है, मटेरियल एट 100 पर यूनिट। ठीक है, तो मटेरियल एट 100 पर यूनिट। ठीक है, तो ये कितना हो गया? ये हो गया आपका 60,000, ये हो गया आपका 80,000, और ये हो गया आपका 1 लाख, है ना? सिंपल है। फिर उसके बाद क्या है दूसरा? लेबर। लेबर कितना है? एट द रेट 40 पर यूनिट है, तो 40 पर यूनिट है, तो ये क्या हो गया? 24,000 हो गया, ये आपका 32,000 हो गया, और ये आपका कितना हो गया? 40,000 हो गया। ठीक, अब आ जाइए तीसरा एक्सपेंसेस है, ये भी आपके वेरिएबल है, एट द रेट ऑफ 10 पर यूनिट, तो ये क्या हो गया? 6,000, 8,000 और 10,000। ठीक, अब ये टोटल कर लीजिए, कितना आ गया ये टोटल का? 90,000। टोटल बी का क्या हो गया? 40 और 20, 1,20,000, और ये क्या हो गया? 1,50,000। ठीक है, अब इसके सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस क्या है? फैक्ट्री है, फैक्ट्री में क्या है? 40,000 है, तो 40%, मतलब 40% फिक्स है और 60% वेरिएबल हो गया रिमेनिंग। ये टोटल जोड़ के 40,000 हो गया। ठीक है, तो जब इसके 40,000 है और 40% फिक्स है, यानी 16,000 तो फिक्स हो गए, लेकिन इसके जो रिमेनिंग आपके बचे 24,000 वो क्या हो गए? वेरिएबल हो गए। इसी तरह इसमें भी 16,000 तो फिक्स ही रहेगा, सब में फिक्स रहेगा, और 40% चेंज होता जाएगा, है ना? तो अब 40% क्या हो गया यहाँ पे? 800 यूनिट्स, 80%, 800 यूनिट्स के हिसाब से ये 32,000 हो गया, और ये क्या हो गया? ये 40,000 हो गया। समझ में आई बात? क्या हुआ कि जब आपने इसका 40% निकाला 24,000, तो जब आप 24,000 को डिवाइड करेंगे 600 से, तो क्या आ जाएगा? 40 पर यूनिट। तो जब आपने 40 पर यूनिट को 600 से मल्टीप्लाई किया, 24,000, ये 32,000 और ये 40,000। ठीक है, इसके बाद एक और आपका क्या दिया है? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। वो कितना हुआ आपका? कितना है? 60% फिक्स्ड है और वेरिएबल कितना है? 40% है। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 30,000। ठीक है, तो ये अब कितना हो जाएगा आपका? यही 40% आपका वेरिएबल है, तो कितना हो गया? 40% ऑफ 30,000 कितना हो गया? 12,000 हो गया। ठीक है, तो इसमें आप क्या करिएगा? 12,000 डिवाइडेड बाई 600, तो ये 20 पर यूनिट हो गया। तो अब ये क्या हो गया? 16,000 हो गया, है ना? ये आपका 18,000 तो फिक्स रहेगा, ये भी 18,000 फिक्स है, और यहां भी 18,000 फिक्स है। ये 16,000 हो गया, और ये कितना हो गया? 1,000 यूनिट्स के हिसाब से 20,000। ठीक है, अब
टोटल कॉस्ट क्या हो गई, पहले कहीं और भी जोड़ लीजिए। सेमी वेरिएबल टोटल कॉस्ट क्या हो गई, ये आपका सेमी वेरिएबल वाली हो गई 70,000 और ये आपकी हो गई 82,000 और ये आपकी हो गई 94,000। ठीक है, अब टोटल कॉस्ट आपकी क्या हो गई, ए प्लस बी। ये ए है तो ये टोटल बी है, तो इसको कर लीजिए, क्या हो गया 1,60,000 और ये क्या हो गया 2,02,000 और ये क्या हो गया 2,44,000। अब यहां तक कहानी आप समझ गए। अब कॉस्ट पर यूनिट को समझ लीजिए क्या है। कॉस्ट पर यूनिट है आपका 266.67 आ जाएगा जब आप इसको डिवाइड करेंगे 600 से। ये आ जाएगा 252.50 और 244.00। तो ये क्या हुआ, ये जो आपका आया है आंसर, इसमें आप क्या देख रहे हैं कि जब हम 100% कैपेसिटी पे काम करेंगे तो हमारी कॉस्ट पर यूनिट मिनिमम होगी, यानी हमारे लिए अच्छा ये है कि हम 100% पे काम करें। ठीक है, अब आइए जीरो बेस बजटिंग की बात करते हैं। जीरो बेस बजटिंग का पहला वर्ड है जीरो। तो ये नाम ही से बता देता है कि एक एकदम नया बजट है, इसके पास कोई भी प्रीवियस बजट की फिगर है ही नहीं। ठीक है, ये एक नए एस्टिमेट पे बना है जीरो बेस बजटिंग। ठीक है, एक न्यू एनालिसिस है ये, मतलब आप कोई नया स्टार्टअप करने जा रहे हैं तो क्या है, आपके पास कोई पुराना डेटा नहीं है कि आप उसको कंपेयर कर लीजिएगा, आपके पास एक नया डेटा है, आपके पास एक न्यू अप्रोच है। ठीक है, आप एक मतलब कि एक एस्टिमेट लगा रहे हैं कि कितने का ये कॉस्ट आ जाएगा, कितने का ये कॉस्ट आ जाएगा, समझ गए। तो ये होता है जीरो बेस बजटिंग, इसको ZBB कहते हैं। तो ये क्या होता है, इसके फीचर क्या होते हैं कि एकदम फ्रेश होता है। ठीक है, फिर एक जस्टिफाइबल फिगर होती है सारे एक्सपेंडिचर्स की, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के लिए बहुत जरूरी होता है। ठीक है, कॉर्पोरेट गोल से बड़ा अच्छा लिंक हो जाएगा क्योंकि पहली बार आप बना रहे हैं। फिर हर लेवल पे ये पार्टिसिपेट आप इससे करते हैं। ठीक है, क्योंकि आप पहली बार करने जा रहे हैं तो हर लेवल का ऑफ एक्टिविटी को आप इसमें कंपेयर करते हैं। ठीक है, उसके बाद इसके एडवांटेजेस क्या है कि रिसोर्सेज को आप प्रायोरिटीज वाइज एलोकेट करके, जैसे पैसा आपके पास है तो सबसे पहली बार आप शुरू करने जा रहे हैं तो पहली बार आप पैसा वहीं इन्वेस्ट करेंगे जहां सबसे ज्यादा जरूरी है। फिर सारी एक्टिविटीज को जस्टिफाई करता है। ठीक है, इंक्रीज या कट या इंक्रीजिंग बजट वाली कंसेप्ट यहाँ होती नहीं है। ठीक है, इंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव को हमेशा लिंक करता है, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर्स को एक्सपोज करता है ये कि कहाँ पे एक्सपेंडिचर ज्यादा वेस्ट हो रहा है। ठीक है, और मैनेजमेंट क्या करता है इससे, मतलब बाय ऑब्जेक्ट, मतलब जो भी ऑब्जेक्टिव होते हैं उस हिसाब से मैनेज होता है। फिर एफिशिएंटली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को ऑपरेट कराता है, कोऑर्डिनेशन को ये इंप्रूव कराता है, मोटिवेशनल इंपैक्ट डालता है। ठीक है कि ठीक है हमने पहली बार शुरू किया, ये खर्चा है हम करेंगे मगर हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करेंगे। इसकी कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। सबसे पहली चीज क्या है कि ये एक एक्सपेंसिव मेथड होता है। ठीक है, और ये क्या होता है, रैंक्स में हमेशा कंफ्लिक्ट होता है क्योंकि आप जो पहला एक्सपेंसिव क्या है कि पहली बार बना रहे हो तो आप कहीं ना कहीं से इसको अपने कॉम्पिटिटर से, अपने सिमिलर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको वो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स के लिए होता है क्योंकि आपने प्रीवियस एक्सपीरियंस के बेस पे इसको नहीं किया है, जो अदर प्लेयर्स के एक्सपीरियंस है उस बेस पे किया है। फिर क्वांटिटेटिव बेनिफिट्स को इवेल्युएट करने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है क्योंकि फर्स्ट टाइम था तो गलत एस्टिमेट भी हो सकता है, फिर बहुत टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि आपके पास इंटरनल रिसोर्सेज नहीं होती हैं, आप एक्सटर्नल रिसोर्सेज पे डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, तो ये सारे इसके लिमिटेशंस के। तो ये स्टूडेंट्स आपका पूरा बजटिंग का चैप्टर था पॉइंट बाय पॉइंट, जो आपके सिलेबस में था, स्पेशली MGKVP के बीकॉम ऑनर्स के लेवल पे। और इसमें फ्लेक्सिबल बजट के क्वेश्चन इसी तरह के आते हैं जैसा हमने डिस्कस किया था। सो दिस इज माजिद मुमताज साइनिंग ऑफ फ्रॉम नाउ। ठीक है, काइंडली लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। ठीक है, एंड ऑन द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।